तो पश्चिमी एशिया में अब सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं रह गई है, बल्कि होर्मुज बाब अल मंदेब के बाद सुएज नहर पर बढ़ता तनाव दुनिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। दुनिया एक बार फिर उस खतरनाक चौराहे पर खड़ी है जहां तेल की बूंदें नहीं बल्कि शक्ति का समीकरण तय करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी चोक पॉइंट बचाने की कोशिश में लगे हैं, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थित मोर्चे के पीछे रूस और चीन नया कारोबारी रूट खोलने की तैयारी में, जिससे पूरी विश्व व्यवस्था का नक्शा बदल सकता है। यानी तेल, ताकत और नए वर्ल्ड ऑर्डर की खूनी जंग आरंभ हो चुकी, जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में कभी भी झोंक सकती है। अभी तक हॉर्मुज चोक पॉइंट बना हुआ था, अब बाब अल मंदेब भी चोक पॉइंट बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा सुएज नहर को लेकर है, जो कभी भी तीसरा चोक पॉइंट बन सकता है। ऐसा हुआ तो दुनिया के समुद्री कारोबार के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तो ईरान अमेरिका युद्ध संकट पुतिन के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है। अभी बड़ा कारोबारी समुद्री रूट सुएज नहर का रूट है, जो 20,921 किलोमीटर लंबा है। यह नीदरलैंड्स के रॉटरडैम से लेकर इंग्लिश चैनल होते हुए आगे जिब्राल्टर स्ट्रेट तक पहुंचता है। इससे आगे सुएज नहर के जरिए लाल सागर में प्रवेश करता है। सुएज नहर के पास पड़ने वाले मिस्र के दामियता पोर्ट पर आज सुबह ईरान ने हमला किया, जिसके बाद रूट बंद होने के आसार बढ़ रहे हैं। यह रूट आगे लाल सागर होते हुए बाब अल मंदेब के बाद अरब सागर में मौजूद अदन की खाड़ी तक पहुंचता है। उससे आगे हिंद महासागर में मलक्का स्ट्रेट के बाद दक्षिण चीन सागर से होते हुए जापान के योकोहामा द्वीप तक पहुंचता है और यहीं तक रूट पूरा हो जाता है। लेकिन यह रूट बंद हुआ तो पुतिन नॉर्दर्न सी रूट को खोल सकते हैं, जो 13,947 किलोमीटर लंबा है। यह रूस के अरखांगेल्स्क पोर्ट से शुरू होता है और फिर आगे बैरेंट सागर से आर्कटिक महासागर में पहुंचता है। उसके बाद कारा सागर, चुकची सागर होते हुए बेरिंग स्ट्रेट तक पहुंचता है और फिर वहां से जापान के योकोहामा पर पूरा हो जाता है। यह रूट पोलर सिल्क रूट कहलाता है, जो सुएज नहर रूट से करीब 7,000 किलोमीटर छोटा है। हॉर्मुज बंद होने के बाद से कई देश सऊदी अरब की पाइपलाइन के जरिए लाल सागर में तेल भेज रहे थे। ये सऊदी अरब का ऑयल रूट है। अब इसे भी तबाह करने की धमकी ईरान और हूती दे रहे हैं। इस रूट के जरिए कतर, यूएई भी तेल भेज रहे हैं, जिसके लिए सऊदी की पाइपलाइन से टर्मिनल को जोड़ा गया है। सऊदी अरब की पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है, जो सऊदी अरब के फारस की खाड़ी में पड़ने वाले अबकैक पोर्ट से लाल सागर में पड़ने वाले यानबू टर्मिनल तक जाती है। इस दौरान बीच में 3 पंप स्टेशन पड़ते हैं। अभी इस पाइपलाइन से तेल सप्लाई क्षमता 50 लाख बैरल प्रतिदिन है, लेकिन हमले के डर से सऊदी अरब ने घटाकर 20 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया है। पहला फायदा ये कि नए रूट से गुजरने वाले जहाजों से रूस शुल्क वसूल सकता है। दूसरा फायदा यह होगा कि चीन से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन जुड़ी है। तीसरा फायदा यह होगा, यूरोप के बड़े बाजार तक पहुंचना चीन के लिए आसान हो जाएगा। चौथा फायदा यह होगा, ग्लोबल शिपिंग पर रूस चीन का आधिपत्य होगा। और दुनिया में नए समीकरण बन रहे हैं, जिसमें 2 नए गठबंधन बन रहे हैं। पहले गठबंधन में 10 से ज्यादा देश हैं। इसमें रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस और ईरान शामिल हैं। इस गठबंधन का एपिसेंटर ईरान बना हुआ है। यही से युद्ध का विस्तार पूरी दुनिया में हो सकता है। दूसरे गठबंधन में करीब 50 देश शामिल हो सकते हैं, जिसे सऊदी अरब बना रहा है। इसमें अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान, जापान जैसे देश शामिल हैं। इस ग्रुप का एपिसेंटर सऊदी अरब है, जो तेल रूट रोके जाने से बौखला रहा है। और मॉस्को पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद ही यह तय हो गया था कि पुतिन अब यूक्रेन की राजधानी को बख्शने वाले नहीं। ज़ेलेंस्की को भी बड़े हमले का खतरा महसूस हो चुका था। कीव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। लोगों को घर की बजाय मेट्रो स्टेशन में रहने की नसीहत दी गई थी। बुधवार की देर रात के बाद रूस से राजधानी कीव पर भीषण हमले की शुरुआत हुई। ड्रोन हमलों से पहले एयर डिफेंस को व्यस्त किया गया और फिर भारी भरकम रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन में तबाही का तांडव किया। तमाम एहतियात के बावजूद रूसी हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। रूस ने यूक्रेन पर 280 से ज्यादा ड्रोन और 78 मिसाइलें दागी। इस हमले में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। लवीव में भी हमले किए गए। रूस ने यूक्रेन के कुल 7 शहरों को निशाना बनाया। रूस के निशाने पर यूक्रेन के ड्रोन कारखाने थे। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नीप्रो इलाके में रूसी मिसाइल हमले में माता-पिता और 3 बच्चों की मौत हो गई। मलबे के नीचे से 2 और बच्चों को जिंदा निकाला गया।
ये एक आम घर था जो बैलिस्टिक मिसाइल से पूरी तरह तबाह हो गया। सबसे अधिक 48 KH-101 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। 9 कैलिबर क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। 8 इस्कंदर और 6 KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए। लालसागर के किनारे यूजनी में यूक्रेन के 3 कार्गो जहाजों को निशाना बनाया गया। तीनों कार्गो जहाजों में मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। ओडेसा पोर्ट पर भी 2 कार्गो जहाजों को निशाना बनाया गया। और इतने हमलों के बाद भी कीव के लोग सुरक्षित हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कीव का मेट्रो नेटवर्क। कीव आर्सेनलेना स्टेशन है। यह दुनिया का दूसरा सबसे गहरा स्टेशन है। इस मेट्रो स्टेशन को 105 मीटर से भी अधिक गहराई पर बनाया गया है। इतनी गहराई पर होने की वजह से ही यहां मिसाइल हमलों का असर नहीं होता है। इस स्टेशन पर आपात स्थिति में हजारों लोगों के रहने की जगह है। मेट्रो स्टेशन के बाहर ब्लास्ट प्रूफ दरवाजे भी लगे। कीव रूस के हमलों से बचने के लिए मेट्रो स्टेशनों में शरण लेता है। कीव में कुल 47 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं। इनमें 20 स्टेशन बहुत गहराई पर बनाए गए हैं और ये लोगों को मिसाइल हमलों के दौरान सुरक्षा देते हैं। युद्ध के बाद से कीव के तमाम मेट्रो स्टेशन 24 घंटे खुले रहते हैं। कीव के तमाम मेट्रो स्टेशन ही लोगों के लिए बंकर की तरह है। रूस से जंग शुरू होने के बाद से कीव के लिए यही मेट्रो स्टेशन वरदान साबित हो रहे हैं। यूक्रेन की कामयाबी का एक रहस्य यहाँ का ब्लैक स्पार्क नाम का विद्रोही संगठन भी है। ब्लैक स्पार्क संगठन यूक्रेन की मदद करता है। ये संगठन खुद भी क्रीमिया में हमले करता है। बड़े और लॉन्ग रेंज हमलों के लिए ब्लैक स्पार्क संगठन ही यूक्रेनी सेना को खुफिया जानकारी देता है। क्रीमिया में यूक्रेन ने स्पीड बोट स्टेशन पर हमला किया है। यह हमला भी विद्रोही संगठन ब्लैक स्पार्क की मदद से किया गया है। हमले में रूसी नेवी की कई बोट को नुकसान हुआ है। काला सागर के तट पर कई धमाके हुए। इसके अलावा ब्रियांस्क में रूसी सेना का एक रडार नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन ने डोनेस्क में रूसी सेना के ड्रोन केंद्र पर भी हमला किया। डोनेस्क में एक रोड ब्रिज को भी यूक्रेन ने निशाना बनाया है।